अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे पेस्टल एनालिसिस की। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्लासेस पढ़ी हैं उसमें हमने देखा है कि जो की एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका बिजनेस पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, पहले हमने पॉलिटिकल फैक्टर्स देखे, फिर हमने लीगल फैक्टर्स पे बात की, फिर हमने सोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स पे बात की। अब हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के इन्वायरमेंट जो है वो बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है। ठीक है, और बिजनेस को उससे कैसे डील करना है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन्वायरमेंट में क्या चीज आती है, सबसे पहले तो आपने समझना है कि व्हाट इज मेंट बाय इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आप देखते हो कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होगा कि आप किस लोकेशन में, किस जगह पे मौजूद हो। ठीक है, वहाँ के आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज आ गई। ठीक है, वहाँ की आपकी नेचुरल रिसोर्सेज आ गई। फिजिकल इन्वायरमेंट में आपका क्लाइमेट आ जाता है। ठीक है, आपके लैंड आ जाता है। उसके बाद लेक्स वगैरह आ जाती हैं, रिवर्स आ जाते हैं, रिवर्स, लेक्स और फॉरेस्ट। ठीक है, तो जिस फिजिकल इन्वायरमेंट में बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है, तो उस वो जो है ना, वो जो फैक्टर्स हैं वो कैसे बिजनेस पे इम्पैक्ट करते हैं, या बिजनेस उन फैक्टर पे कैसे इम्पैक्ट, बिजनेस कैसे उस इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट होता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके पैराग्राफ में रीड करता हूँ। दिस लुक्स एट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट्स और इज अफेक्टेड बाय वर्ल्ड अराउंड इट इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो कैसे अफेक्ट करती है और कैसे अफेक्ट होती है अपनी इन्वायरमेंट से। ठीक है, दिस एनालिसिस में बी कैरिड आउट अलोंगसाइड एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोशल फैक्टर्स एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शन। हमें ये सोशल फैक्टर्स के साथ साथ डेमोग्राफिक फैक्टर्स के साथ साथ इसका भी एनालिसिस करना जरूरी है। This is because companies that fail to look after the environment can often expect a strong negative response from their key stakeholders, such as governments and consumers. Environment के लिए बिजनेस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बिजनेस ऐसा नहीं करेगी तो उसको स्ट्रांगली नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा अपने दो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। नंबर वन, गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट से कैसे मिलेगा? अगर आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंपनी नहीं हो, इन्वायरमेंट को आप डैमेज कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आप पे फाइन्स इम्पोज करती है। ठीक है, और कंज्यूमर्स यानी कि आपके कस्टमर्स, अगर आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं हो, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो, तो आपका कस्टमर भी जो है ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे बिजनेस अफेक्ट करती है इन्वायरमेंट को, और कैसे जो है फिर इन्वायरमेंट की वजह से बिजनेस अफेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि बिजनेस कैसे अफेक्ट करती है इन्वायरमेंट को। तो पहली चीज लिखी है पोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रीज जो ऑपरेट करती हैं, ठीक है, वो हार्मफुल, जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है वो जो है पोल्यूट करता है इन्वायरमेंट को। ठीक है, जैसे कि स्मोक हो गया। ठीक है, अगर आपकी एक इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री से स्मोक है वो एयर में जा रही है, तो वो एयर को पोल्यूट कर रही है। या फिर कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि आपका वेस्टेज है और हार्मफुल है, वो फॉर एग्जांपल आपकी जो फैक्ट्री है वैसी जगह पे लगी है जहाँ पर नजदीक रिवर है कोई। ठीक है, कोई छोटा सा तालाब है, रिवर है, जो भी है, और आपका जो वेस्टेज है वो उस जगह पे जा रहा है। ठीक है, उस तालाब में जा रहा है, उस पानी में जा रहा है, उस रिवर में जा रहा है, तो जो रिवर है उसको भी तो वो अफेक्ट कर रहा है ना। उस एमिशन की वजह से जो रिवर में बेसिकली जो मेरीन लाइफ होगी वो भी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, और अगर आप पानी में कोई हार्मफुल सब्सटेंस जा रहे हैं, तो अगर कोई पानी वो पोल्यूट कर देगा। ठीक है, तो पोल्यूशन, बिजनेस जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करती है, रिसोर्सेज को अपने वेस्ट करती है। ठीक है, बिजनेस जो है वो अपने फूड रिसोर्सेज हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए, अदर रॉ मटेरियल्स हो गए, तो उसको रिसोर्स को वेस्ट करती है, डिस्ट्रक्शन करती है नेचुरल हैबिटेट्स की। मिसाल के तौर पर अगर एक फर्नीचर की कंपनी है, तो वो जाहिर सी बात है लकड़ी उसको दरख्तों से ही मिलेगी, तो दरख्त तो उसको काटने पड़ेंगे, तो नेचुरल हैबिटेट को वो डिस्ट्रक्ट कर रही है। और अगर नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर रही है, तो जाहिर सी बात है जो प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज है उन पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बिजनेस ऐसे जो है अपने इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। ठीक है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, जो रिसोर्सेज है उनको वेस्ट करती है, वेस्टेज इन्वायरमेंट में जाता है, इन्वायरमेंट को आलूदा करता है, डिस्ट्रक्शन में होता है नेचुरल हैबिटेट्स की। ठीक है, जो बेसिकली जानवर जो है वो अब जंगल में रहते हैं। अब एक फर्नीचर का बिजनेस है, पेपर वाला है, उसको तो लकड़ी से ही चीज बनानी है, तो वो तो काटेगा उसको। ठीक है, अगर उसको काटेगा तो जाहिर सी बात है जो नेचुरल हैबिटेट है जानवरों की वो तो डिस्ट्रक्शन तो उसकी होगी होगी, और इसकी वजह से प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो है उनका भी लॉस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है बिजनेस पे। ठीक है, तो बिजनेस प्राइमरीली जो है ना वो दो चीजों से कंसर्न होती है। ठीक है, क्या जो इन्वायरमेंट, जो क्लाइमेट है या जो इन्वायरमेंट है, अगर वो चेंज हो रहा है तो उससे
मिसाल के तौर पर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, या सोशल स्टडी में आपने ये चीज पढ़ी होगी। या फिर अनएक्सपेक्टेड नेचुरल इवेंट्स आ जाएंगे, जैसे फ्लड हो गया और अर्थक्वेक्स हो गए, स्टॉर्म्स हो गए। तो प्राइमरली जो है ना इन्वायरमेंट, ऐसे दो दो रीजन है जिनकी वजह से बिजनेस पे इम्पैक्ट करती है, ठीक है। एक तो अनएक्सपेक्टेड कोई चीज आ गई, ठीक है, जैसे फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, स्टॉर्म्स वगैरह हो गए। या फिर ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार कौन होता है? बिजनेस खुद होता है, हम लोग खुद होते हैं, ठीक है। तो दो चीजें जो कि बिजनेस, जो इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट जो है वो बिजनेस को अफेक्ट करती है, ठीक है, इन दो वे से। बाकी भी उन्होंने चीजें लिखी हैं। चेंजिंग क्लाइमेट में अफेक्ट द नंबर ऑफ बिजनेस स्पेशली दोज इन्वॉल्व इन फूड प्रोडक्शन। क्लाइमेट में चेंज जो है वो इम्पैक्ट तो काफी बिजनेसेस को करेगा, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा वो फूड प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर फ्लडिंग होगी है, ठीक है, फ्लड्स आ गए, तो जो आपके क्रॉप्स है, क्रॉप्स तो आपके सारे फ्लड्स में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो फूड वाले लोग हैं, ठीक है, उनके पास जो रॉ मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा? लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रॉ मटेरियल जो है वो कम हो जाएगा। अगर क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए तो उनके पास रॉ मटेरियल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो बढ़ जाएगी, और आपको महंगा जो है वो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। और अगर कॉस्ट बढ़ जाती है तो कंपनी जो बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए, या तो आपको जो थोड़े बहुत रह गए, जाहिर सी बात है डिमांड के हिसाब से होता है, वो थोड़ी सी चीज आएगी वो तो आपको महंगी मिलेगी, या फिर आपको कहीं और से मंगवानी पड़ेगी, इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, तो वो भी जो नॉर्मल आप खुद जो आप प्रोडक्शन करते थे उससे तो आपको महंगी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली जो है रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट्स पे आपका इम्पैक्ट होगा। लॉस ऑफ सेल्स, ठीक है, अगर इफ अ बिजनेस हैज अ पुअर इन्वायरमेंटल रिकॉर्ड, अगर बिजनेस जो है उसका पुअर इन्वायरमेंटल रिकॉर्ड है, यानी कि लोगों को पता है कि यार ये बिजनेस को कोई गर्ज नहीं है अपने इन्वायरमेंट से, ठीक है, ये माहौल को आलूदा कर रही है, फैक्ट्रियां इन्होंने बनाई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्होंने मेन टाउन के करीब कोई फैक्ट्री बनाई है, वो उसका जो फैक्ट्री की वजह से जो एयर एयर पोल्यूट हो रही है, ठीक है, स्मोक जो निकल रही है उससे एयर पोल्यूट हो रही है, वेस्टेज अपना ये पानी में डाल रहे हैं, वाटर पोल्यूशन हो रही है। तो इसीलिए जो है जो कस्टमर्स होंगे वो ऐसी कंपनी से डीलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, उनकी अपनी एक एथिकल वैल्यूज होती हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंटल जो नॉन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंपनी नहीं है, उसका डीलिंग नहीं करेंगे, उसकी चीजें नहीं खरीदेंगे, तो अल्टीमेटली उनकी रेप्यूटेशन, उनकी गुडविल और उनकी गुडविल और साथ सेल्स का नुकसान होगा, ठीक है। लेजिस्लेशन, जो कंपनीज जो है वो पोल्यूशन में इजाफा कर रही हैं, वो गवर्नमेंट जो है उन पे कंप्लाइंस कॉस्ट और उन पे फाइन्स करता है, ठीक है। कंप्लाइंस कॉस्ट का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो पॉलिसीज है बिजनेस गवर्नमेंट कहती है इनको आप अडॉप्ट करो, ठीक है, उस पर खर्चा इनका लगता है, प्लस इस पे जो है आपका जो गवर्नमेंट है वो टैक्स चार्ज करती है, ठीक है। आप अभी F6 में जब जाएंगे टैक्सेशन में आप पढ़ेंगे कि जो गाड़ियां होती हैं यूके में, उनकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशंस के हिसाब से टैक्स चार्ज होता है। जो गाड़ी ज्यादा CO2 एमिट कर रही होगी, वो ग्राम होता है उसमें आपको वो यूनिट्स होते हैं, जो गाड़ी ज्यादा एमिट करती है CO2 उस गाड़ी वाले को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, जो कम करती है उसको कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट भी जो है वो इन चीजों पे लुक अपॉन कर रही होती है, ठीक है। तो ये जो है इन्वायरमेंट के इफेक्ट्स हैं बिजनेस पे, ठीक है। एक तो चेंजिंग क्लाइमेट हो गया, ग्लोबल क्लाइमेट चेंजिंग में ग्लोबल वार्मिंग आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस में फ्लड अर्थक्वेक स्टॉर्म आ जाते हैं, इनकी वजह से रिसोर्सेज शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। और अगर बिजनेस जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस नहीं है तो लोग भी ऐसे बिजनेस से डील नहीं करते, लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ सेल्स होती है, और अल्टीमेटली जो आपकी गवर्नमेंट है वो भी ऐसे बिजनेसेस पे फाइन्स चार्ज करती है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि यार क्या अफेक्ट होता है, ठीक है, बिजनेस कैसे अफेक्ट करती है इन्वायरमेंट को, और इन्वायरमेंट जो है वो कैसे अफेक्ट करता है बिजनेस को, ठीक है। अगर बिजनेस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है तो बिजनेस कैसे अफेक्ट होता है, इसके बारे में हमने बात की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार ये तो चलो पता चल गया कि क्या इम्पैक्ट्स है। अभी एक केस स्टडी है, ये बड़ी एक अच्छी जो है ना इन्होंने दी हुई है। द नंबर ऑफ bees has fallen dramatically over the last few years with a 34% reduction in numbers in USA between 2009 and 2010। 2009-2010 के इन बिटवीन 34% से ज्यादा, 34% से ज्यादा जो आपकी बीज है वो रिड्यूस हो गई है। उसकी रीजंस क्या थी? उसकी रीजन क्या थी? ये थी कि जो बिजनेसेस थे वो पेस्टिसाइड्स जो है वो ज्यादा यूज कर रहे थे, ठीक है, पेस्टिसाइड ज्यादा यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो बीज वो मर रही थी, ठीक है, और बीज मर रही थी तो उनकी तादाद में रिडक्शन आ रही थी, ठीक है। दिस डज
नॉट जस्ट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को तो अफेक्ट हो गया, फिजिकल एनवायरनमेंट में ये शामिल हो जाती हैं, ठीक है, बीज, ये स्पीशीज है, ठीक है, ये शामिल हो जाती हैं, ये बिजनेस की वजह से इनको तो इफेक्ट हो गया। अब बिजनेस को क्या इफेक्ट हुआ? द फॉल इन नंबर ऑफ बीज इज हैव हैड अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन इन द यूएसए, as they are vital for pollination of a range of commercial crops including those used for animal feed। अब जो बीज थी वो पोलिनेशन करती थी, ठीक है, पोलिनेशन जो है जब वो करती थी, तो अब क्योंकि वो बीज की तादाद में कमी आ रही है तो पोलिनेशन वो नहीं कर रही, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन पे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन पे इफेक्ट हो रहा है, क्रॉप्स कम बन रहे हैं, ठीक है, क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे सही से, कम बन रहे। तो देखें, इन्वायरमेंट को आपने छेड़ा तो आगे इन्वायरमेंट ने आप पे इम्पैक्ट डाला, ठीक है। और द लॉस ऑफ बीज वर्ल्ड वाइड वुड बी डायरेक्टली एक्सपेक्टेड टू कॉज द ग्लोबल इकोनॉमी अपवर्ड्स ऑफ 41 बिलियन। उसने आगे एक आपको मिसाल दी है कि अगर आप, ये एक छोटी सी मिसाल है कि अगर आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं हो तो कैसे इन्वायरमेंट आपको इम्पैक्ट करती है, कि अगर बीज जो ये ड्रामेटिकली फॉल करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर इस परसेंटेज से, तो ग्लोबली 41 बिलियन कॉस्ट में आपकी इजाफा होगा, ठीक है। तो ये देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना इट्स वेरी नेसेसरी फॉर द बिजनेस, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट आपको एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि यार क्या तरीके हैं जिनसे हम डैमेज टू एनवायरनमेंट को लिमिट कर सकते हैं। देखें, आप जो एनवायरनमेंट है उसके डैमेज को कभी भी 100% खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको जस्ट लिमिट कर सकते हो, ठीक है। लिमिट आप ऐसे कर सकते हो कि आप रिस्पॉन्सिबली एक्ट करो, ठीक है, एनवायरनमेंट की तरफ, ठीक है। आप कोशिश करो कि आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, आप वो पूरे तरीके से करो, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या तरीके होते हैं कि कैसे बिजनेसेस जो हैं वो एनवायरमेंटल की तरफ रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर सकती हैं। तो उसने कुछ मैं आपको बताया हुआ चीजें, रीडिजाइन ऑफ प्रोडक्ट्स टू यूज फ्यूअर रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल्स वेस्टेज की हमने ऊपर बात की थी कि बिजनेस रॉ मटेरियल जाया करता है, वेस्ट होता है, पोल्यूशन का भी एक सबब होता है, ठीक है। तो उस रॉ तो आप जो प्रोडक्ट्स हैं अपने, उनको, अपने प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ऐसे रीडिजाइन करो कि उस पर रॉ मटेरियल कम लगे। The technology company Apple has significantly reduced the amount of harmful materials such as arsenic in its product range over the last few years and made its unit easier to recycle। Apple जो कंपनी है, फेमस कंपनी है, उसके उसमें जो प्रोडक्ट्स बनाते हुए जो रॉ मटेरियल लगता था आर्सेनिक, अब ऐसे एप्पल ने क्या किया, ये हार्मफुल मटेरियल था, ठीक है, एप्पल ने जो है इसकी अमाउंट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया, बहुत बहुत ज्यादा कम कर दिया। जब अमाउंट ही रिड्यूस कर दी तो इसका मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल जो है वो कम वेस्ट होगा, ठीक है। रिडक्शन इन पैकेजिंग ऑन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग में मोस्टली जो चीज हार्मफुल होती है एनवायरनमेंट के लिए वो होती है प्लास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है। तो अब आप देखें जैसे नेस्ले की कंपनी है, छोटी सी एग्जांपल है कि अभी जो नेस्ले की आप मिनरल वाटर की बॉटल्स देते हो, ठीक है, तो उसमें उन्होंने जो प्लास्टिक है वो बहुत बहुत कम कर दिया। अगर आप उस बॉटल को उठाओगे तो प्लास्टिक बहुत ज्यादा लाइट हो गया, ठीक है। उनके जो जूसेस के बॉक्स हैं उसमें उन्होंने प्लास्टिक के स्ट्रॉ की जगह आप वो पेपर का स्ट्रॉ लगा दिया, ठीक है, वो हार्डबोर्ड टाइप। तो क्यों कर रहे हैं? ताकि जो है वो इन्वायरमेंटल जो फ्रेंडली चीजें नहीं है उनको रिड्यूस करें, ठीक है। तो पैकेजिंग में आप ये काम कर सकते हो। फिर उसने एक और एग्जांपल दिया कि जो यूके सुपर मार्केट्स हैं उन्होंने ये किया कि यार अब तो बहुत ज्यादा इस पे काम हो रहा है, खैर ये तो मतलब कोर्स मतलब अपडेट तो है, लेकिन ज्यादातर ये 2010-11 को ही देख रहा है। तो अब तो बहुत ज्यादा इस पे काम हो रहा है, लेकिन उस वक्त भी जो है ना यूके में सुपर मार्केट्स वाले क्या करते थे, जो प्लास्टिक कैरियर बैग्स होते थे ना उनके पैसे रहते थे, कस्टमर से ज्यादा पैसे रहते थे कि यार आप प्लास्टिक कैरियर बैग्स जो है ना उनकी उनके वो एक्सपेंसिव होते थे, ठीक है, ताकि वो कस्टमर प्लास्टिक वाले यूज ना करे, पेपर वाले यूज करे, ठीक है, पेपर बैग्स यूज करे, ठीक है, या क्लोथ वाले बैग्स यूज करे। तो देखें ऐसे जो है ना आप चीजों को लेके चलते हो, ऐसे आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो कि कैसे आप लिमिट कर सको डैमेज इन्वायरमेंट पे, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है वो रिड्यूस करने के ये कुछ वेज थे। फिर रिसाइकलिंग है, जो बिजनेसेस हैं उन्होंने जैसे पेपर है, ग्लास है, ऐसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिसाइकल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इससे भी जो है पोल्यूशन कम होगी, ठीक है। Improving energy efficiency, business may have energy wardens, members of staff who are responsible for identifying ways of reducing energy consumption within the business। businesses ने देखा कि यार जो हम एनर्जी एफिशिएंसी पे इम्प्रूवमेंट करते हैं, कुछ लोग हैं, कुछ बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, स्टाफ होता है जिनको एनर्जी वार्डन्स बोलते हैं, उनका उनका काम ही होता है कि वो देखते हैं कि क्या तरीका है जिससे मैं बिजनेस में एनर्जी कंजम्पशन को कम कर सकता हूँ, ठीक है।
केयरफुल प्रोडक्शन प्लानिंग, इफ बिजनेस ओनली प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड बाय कस्टमर, वेस्टेज विल बी रिड्यूस्ड। कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो भी आप प्लानिंग से करो। आप देखोगे यार कितनी रिक्वायरमेंट है, 100 यूनिट्स रिक्वायर्ड है तो आप 200 ना बनाओ, ठीक है, 150 ना बनाओ, क्योंकि फिर आप जब ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करोगे तो ज्यादा वेस्टेज का चांस होगा, ठीक है। तो आप प्रोडक्शन प्लानिंग में भी थोड़ी एहतियात बरतें, ठीक है, केयरफुली प्लान करें, ठीक है। उसके अलावा देखें, जो इंडस्ट्रीज होती हैं ज्यादातर जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं वो फैक्ट्रीज ही होती हैं बेसिकली। तो वो क्या क्या वो चीजें कर सकती हैं कि यार कि वो लिमिट कर सकें डैमेज को। अब मिसाल के तौर पर कोई डेंजरस रॉ मटेरियल है, ठीक है, डेंजरस रॉ मटेरियल है, ठीक है, डेंजरस रॉ मटेरियल है जो कि वेस्ट हो चुका है, तो बिजनेसेस का काम है कि यार उसको जो है वो केयरफुली स्टोर करें, केयरफुली स्टोर करें। जो हजार्डस सब्सटेंस होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, वो जो जो आपका जो डेंजरस रॉ मटेरियल होता है, जो इंडस्ट्रीज में बेसिकली जब फैक्ट्रीज ऑपरेट कर रही होती हैं, जो रॉ मटेरियल जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकता है या डेंजरस होता है, ठीक है, तो उसको वो स्टोर कर देते हैं कंटेनर्स में, और उसके ऊपर वो येलो कलर का एक मार्क भी लगा होता है कि यार इसमें डेंजरस सब्सटेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखें फैक्ट्रीज में सबसे ज्यादा जो बेसिकली इन्वॉल्व होती है पोल्यूशन में फैक्ट्रीज ही होती हैं, ठीक है। वो एयर को भी पोल्यूट कर रही होती है, स्मोक भी कर रही होती है, ठीक है। जो फिर रॉ मटेरियल होता है वो उसको उन्होंने जाहिर सी बात है कि ड्रेन आउट भी तो करना होता है, ड्रेनेज भी तो करनी होती है। वो ड्रेनेज कहाँ पर करते हैं, इधर इन्वायरमेंट में ही तो करते हैं ना, या तो वो पानी में गंद फेंक देते हैं या वो वैसे लैंड में फेंक देते हैं, तो गंदगी तो हो रही है। तो इनको चाहिए, बिजनेसेस को चाहिए, ऐसी इंडस्ट्रीज को चाहिए कि जो यार जो डेंजरस वेस्ट है उसको वो सेपरेटली स्टोर करें कंटेनर्स में, उसको सेफ प्लेस पे डंप करें, ना कि ऐसे ही ओपनली फेंक दें, ठीक है। अगर आप ऐसी जगह पे, मिसाल के तौर पर आपका ड्रेनेज ठीक नहीं है, आप एक टाउन है, एक एरिया का मेन रिवर है, आप उसमें जो है वो वेस्ट डाल रहे हो, तो जो लोग वहां का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एडवर्सली इफेक्ट होंगे, ठीक है। जो आपकी मेरीन लाइफ है, फिशेस वगैरह तो होंगी होंगी, लोग भी जो है वो उन पे भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अगर जो स्मोक है जो एयर में जा रही है तो लंग्स प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। उसके अलावा नॉइज पोल्यूशन इन अ सेंस, ऐसे नॉइज पोल्यूशन, अगर इंडस्ट्री एक जो है वो बिजी एरिया में है या फैक्ट्री एक बिजी एरिया में है तो उसके शोर शराबे का भी खतरा है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि ज्यादा जो फैक्ट्रीज होती है वो आउट ऑफ द सिटी होती हैं, दूर किसी एरिया में होती है, ताकि नॉइज पोल्यूशन जो है वो ना हो, ठीक है, लोग ज्यादा उससे अफेक्ट ना हो। तो डैमेज लिमिट लिमिट करने के यही तरीके होते हैं, ठीक है। डैमेज को आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। एक फर्नीचर वाला जो बंदा है, ठीक है, वो बेसिकली उसको लकड़ी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब उसको लकड़ी चाहिए तो अब वो ये तो नहीं कहेगा यार जी मैं आर्टिफिशियल लकड़ी बनाऊं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो तो दरख्त काटेगा ही, दरख्त तो वो काटेगा ही। तो उसको काम ही है कि यार अगर वो दरख्त काट रहा है तो वो देखे कि यार वो ऐसी जगह से काट रहा है जहां पर हैबिटेट नहीं मौजूद, जहां पर एनिमल्स नहीं रहते, थोड़ा साइड पे करके है, ठीक है, वहां से वो काटे। उसके बाद अगर वो काट रहा है तो उसको वो आके बेसिकली नया पौधा भी साथ लगाए, ठीक है। अगर वो दरख्त काट रहा है तो उसका काम है यार वो पौधा भी लगाए कि यार आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद ये दोबारा जो है वापस यहाँ पर एक ट्री हो, ठीक है। तो ये बिजनेस की कुछ ड्यूटीज होती हैं, और आजकल के दौर में हर बिजनेस का जो है प्रॉपर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। आप F5 में भी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे कि प्रॉपर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप पढ़ते हो कि जो आपके इन्वायरमेंट है उसको, बिजनेस से जो अफेक्ट हो रहा है उसको आपने कैसे मैनेज करना है। तो बिजनेस बहुत केयरफुल होती हैं आजकल इन्वायरमेंट के मामले में, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में भी कि यार वो सोशली क्या, ये भी इसी में आ जाता है, CSR में आ जाता है कि यार कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही आ जाता है कि जो बिजनेस है वो कैसे जो है ना अपने, उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या वो उसको फुलफिल कर रही है या नहीं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो पब्लिक है, उसका ख्याल रखना, ठीक है। उसमें मिसाल के तौर पर आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आ जाती है, उसमें मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, साथ आप इन्वायरमेंटल कंट्रोल कर रहे हो। जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं जो कि एनवायरमेंट को पोल्यूट कर सकते हैं उन पे आप प्रॉपर काम कर रहे हो, उनको आप सेपरेटली स्टोर कर रहे हो, किसी दूर वाली एरिया में जाके डंप कर रहे हो, ठीक है। इन्वायरमेंट को पोल्यूट अपने आप अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो कि जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है उसको आप लिमिटेड से लिमिटेड रख सको, ठीक है, ताकि आपकी वजह से, बिजनेस की वजह से जानवरों को भी और इंसानों को भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो बिजनेस जो है वो बहुत कॉशियस होती है आजकल इन्वायरमेंट के मामले में, क्योंकि उन्हें पता है कि यार जो इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, अगर आप वो नहीं करोगे, इन्वायरमेंट को आप, इन्वायरमेंट की आप अच्छे तरीके से टेक केयर नहीं करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको प्रेशर आएगा, पब्लिक की तरफ से प्रेशर आएगा, आपकी रेप्यूटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा,
आपको गवर्नमेंट जो है वो फाइन्स करेंगी, ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी का लॉस होगा, ठीक है। अब आ जाती है बात सस्टेनेबिलिटी की। तो जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि बिजनेस का काम है कि जो एनवायरनमेंट है वो सस्टेनेबल रहे। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि यार अगर आप एनवायरनमेंट में से एक चीज निकाल रहे हो, ठीक है, अगर आप एनवायरनमेंट को अगर बेसिकली आप एनवायरनमेंट में से कोई रिसोर्स यूज कर रहे हो, तो आपका काम ये है कि उस रिसोर्स को आप दोबारा किसी तरीके से जो है वो अगेन रीजनरेट करो, ठीक है, रीजनरेट करो, ताकि फ्यूचर में आने वाले जो जनरेशन है उनका नुकसान ना हो, ठीक है। इसकी छोटी सी मिसाल उन्होंने वहां पर दी हुई है, मैं आपसे रीड भी कर देता हूँ। Businesses should look to be environmentally sustainable. Sustainability means the organization should use resource in such a way that they do not compromise the needs of future generation. ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि जो फ्यूचर के जनरेशन है उसकी नीड्स पे कॉम्प्रोमाइज ना हो। मिसाल के तौर पर, इफ अगर एक पेपर मैन्युफैक्चरर है, अगर वो ये बेसिकली टिम्बर काट रहा है, ठीक है, टिम्बर काट रहा है, जो दरख्त हैं बेसिकली उनको काट रहा है, तो उसका काम है कि यार वो जो जो दरख्त काट रहा है उसकी जगह पे वो एक नया ट्री प्लांट करे, एक नहीं, पांच पांच दस दस करे, ताकि यार आज से 10 साल बाद जो है वो ट्रीज, 15 साल बाद, 20 साल बाद वो ट्रीज वहां पर वापिस हो। आपने ट्रीज काट दिए, ट्रीज अगर चले गए तो आपको पता है कि आपकी जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, नेचुरल हैबिटेट है, हर चीज पे वो इम्पेक्ट करते हैं। तो बिजनेस को जो है सस्टेनेबिलिटी पे भी काम करना है कि उन्होंने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि फ्यूचर की जो जनरेशन है उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है। अगर वाटर इश्यूज हैं, वाटर पोल्यूशन है, तो बिजनेस का काम है कि यार वो फिल्टर प्लांट्स लगाए। बिजनेस का काम है कि उस पोल्यूशन को कम करे, पानी जो पीने का है बेसिकली उसके रिसोर्सेज जनरेट करे, ठीक है। बेसिकली ये होता है कि फिल्ट्रेशन सिस्टम इंप्रूव करे। तो ये बिजनेस का काम है कि वो सस्टेनेबिलिटी पे काम करे। अगर तो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी पे काम करेगी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब है लॉन्ग टर्म अप्रोच, कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को, तो उसका जो है काफी बेनिफिट होगा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को। जो लोकल कम्युनिटी है उनको ये बेनिफिट होगा कि यार अगर बिजनेस इन्वायरमेंट पे काम कर रही है तो वेस्ट और पोल्यूशन जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट प्लेजेंट होगा, हेल्थियर होगा, ठीक है, बीमारियों के चांसेस कम होंगे। कस्टमर्स जो है आपके साथ डीलिंग करने में बिल्कुल भी जो है वो कॉशियस नहीं होंगे, उन्हें पता है कि यार ये बिजनेस जो है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, तो वो कस्टमर्स आप लोगों को प्रेफर करेंगे। शेयर होल्डर्स जो है उनको कैसे फायदा होगा? रिडक्शन ऑफ वेस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। देखें अभी हमने बात की थी कि वेस्टेज को रिड्यूस करना है, तो वेस्टेज अगर रिड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है कॉस्ट कम होगी ना। अगर कम आप वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है कॉस्ट कम होगी, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को भी फायदा है, पब्लिक को भी फायदा है, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे एसिड रेन हो गया, सॉइल एरोजन होगी, ठीक है, ये कम होगी। एसिड रेन, हमने ये सोशल स्टडीज में पढ़ा था सॉइल एरोजन के बारे में कि एसिड रेन भी बेसिकली रेन जो कि अफेक्ट करती है आपके प्लांट्स को, ट्रीज को। जिस जगह पे वो रेन होती है वो वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सॉइल इरोजन का भी ये मतलब है कि सॉइल ऐसी हो जाती है कि वहाँ पर आप कोई प्लांट्स को है उसको ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप पोल्यूशन को रिड्यूस करोगे तो आपकी एसिड रेन, सॉइल इरोजन या ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये चीजें होगी, ये कम होंगी, ठीक है। ये कम होंगी तो क्लाइमेटिक चेंज है वो कम होगी, बिजनेस को भी जो है वो फायदा होगा, ठीक है। The benefits of being more environmental friendly are evidenced by the large number of business adopting this policy. जो benefits हैं environmental friendly कंपनी के वो evident हैं, क्यों? क्योंकि आज जो है, जो टॉप की जितनी भी कंपनीज हैं या इवन जितनी भी कंपनीज हैं जो बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं, वो सब की सब क्या हैं? वो सब की सब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, ठीक है। आप देखें कंपनीज को देखें, वो अभी आजकल ट्रीज प्रोजेक्ट चला रही है, बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट, ठीक है, ताकि CO2 ज्यादा अवेलेबल हो, ट्रीज ज्यादा होंगे, इन्वायरमेंट जो है आपकी ज्यादा प्लेजेंट होगी। तो लोग जो है सारे बिजनेसेस जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है। वो ये उनको पता है कि यार जो हमारा स्टेक होल्डर है, जो हमारा अल्टीमेट स्टेक होल्डर है, जो कस्टमर है, पब्लिक है, कंज्यूमर है, वो यही चीज देखता है बिजनेसेस में कि यार कौन सा बिजनेस है जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है। क्योंकि हर किसी की एक एथिकल वैल्यू होती है। वो कोई लोग जो होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, जो ये चाहते हैं कि यार जो हमारा जो इन्वायरमेंट है बेसिकली वो हेल्दियर रहे। इन्वायरमेंट अगर हेल्दी होगा तभी तो जो लोग उसमें रह रहे हैं वो हेल्दी होंगे। तो बिजनेस को भी इस चीज का आइडिया है। तो वो इसीलिए बिजनेस का जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना जो है वो बहुत जरूरी है। और बिजनेस को चाहिए कि वो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करे, ठीक है। अदरवाइज जो है उनको रेपुटेशन का लॉस, ऑफ रेपुटेशन का लॉस, ऑफ सेल्स का, फिर गवर्नमेंट की तरफ से फाइन्स इम्पोज होने का बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है।
और खासकर आजकल के दौर में आपको पता है कि इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स कैसे सामने आ जाते हैं अगर आप कोई अनफ्रेंडली काम करो जो कि इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हो, तो एकदम जो है वो सोशल प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो आप मतलब आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो आपकी गुडविल पे, रेपुटेशन पे इफेक्ट होता है। और रेपुटेशन पे इफेक्ट बढ़ जाए तो लोग भी ऐसी कंपनी के साथ डीलिंग करना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ये थे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं ये कोई कॉन्सेप्चुअल तो नहीं है, जस्ट ये नॉलेज बेस्ड चीज़ें जो कि मेरे ख्याल से आप लोग को समझ आ गई होंगी।